हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने अब तक पढ़ लिया है रेडियस के बारे में, बहुत सारी बातें अपन ने जान ली और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट खत्म किया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में। और इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं अपन आज, और वो है कि परमाणुीय आकार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इन कारकों पर पहुंचने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड इफेक्टिव। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से अपने साथ चला आ रहा है, बस जेड की जगह मैंने जेड इफेक्टिव ले लिया ताकि हम सब पर बात कर सके, क्योंकि जेड लूंगा तो केवल और केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर पाऊंगा, लेकिन अगर जेड इफेक्टिव ले लिया तो मैं सभी पर बात कर पाऊंगा। और यहां से बेटा जी मैंने एक बात कही थी कि यहां से दो कारक तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आए, और वो कौन सा है, एक तो एन स्क्वायर, आर समानुपाती एन स्क्वायर, और यहां से पता है कि जैसे जैसे कोस की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे परमाणुीय त्रिज्या या आकार बढ़ेगा। और ये महत्वपूर्ण कारक होगा, क्यों, क्योंकि यहां दो घात आ रही है बेटा जी। किसी चीज की स्क्वायर होना तो स्क्वायर होने का मतलब है कि ये ज्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं पहले ही बता दूं, हालांकि आगे लिखेंगे भी अपन। तुम कहोगे, कई बच्चे कहते हैं कि सर अचानक किसी परमाणु में कितने कोष हैं, ये कैसे पता चले, हमारे तो समस्या आ जाती है। बेटा कोई समस्या नहीं है, आप इतना सा पता कर लो कि वो तत्व कौन से आवर्त में आ रहा है। दोबारा सुन ले कि वो तत्व कौन से आवर्त में आ रहा है, बस ये पहचान लो। उसका आवर्त पता चलने के बाद में जो उसकी आवर्त संख्या है समझ लो उसमें उतने ही कोष हैं, बात खत्म। समझ गए ना। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवर्त बढ़ता है, आवर्त बढ़ेगा तो कोषों की संख्या भी बढ़ती है। ये बात दिमाग में रखना, दोबारा करूंगा आगे और लिखेंगे भी। फिलहाल एक कारक तो हो गया कोष की संख्या, और बेटा जी दूसरा कारक है जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना, इसका मतलब है जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या में क्या आएगी, कमी। तो ये दो कारक तो यहां से सीधे सीधे निकल आए, इन पर ऐसे नहीं है कि अपन ज्यादा लेके बैठेंगे इनको। ठीक है, तो पहला कारक हो गया साहब, पहला कारक हो गया कोष की संख्या। बिल्कुल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, कोष की संख्या यानी एन का मान कैसे प्रभावित करेगा, पहला कारक ये है, बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पे तुम इतना सा कह दो कि आर समानुपाती एन स्क्वायर, बस, कि जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे आर भी बढ़ेगा। नंबर 2, कोष की संख्या के बाद में दूसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेड इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश साहब, यहां पे अगर अपन बात करें तो आपने साफ साफ कहा है कि आर समानुपाती 1/जेड इफेक्टिव। ठीक है ना, जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या कम होगी। अब मैं ये दो कारक हैं, इनके बारे में भाषा कुछ नहीं लिख रहा। आपको एक बात बताऊं कि हमें सूत्र की जरूरत भी नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत हमें फील करना आना चाहिए। अब तुम कहोगे कि सर फील कैसे करें, फील ऐसे करें कि सब्जेक्ट की गहराइयों में घुसे। कैसे, जैसे आप कह रहे हो कि कोष बढ़ने के साथ साथ आकार बढ़ता है, एक तरफ तो कोई बच्चा रट रहा है और दूसरी तरफ कोई बच्चा क्या कहेगा कि देख यार पहला कोष है और जैसे ही दूसरा कोष होगा देख त्रिज्या बढ़ गई, क्योंकि बाह्यतम कोष तक जाना होता है। तीसरा कोष हुआ त्रिज्या बढ़ गई, इसमें क्या समस्या हुई, कोई समस्या नहीं है साहब। तो बिना फॉर्मूले के भी मैंने फील कर लिया, ये चीज आ जानी चाहिए अब आपको, क्योंकि बार बार ये चीजें रटेंगे थोड़ी, समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आदत डालो अभी से, ठीक है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, अब जो मैं त्रिज्या पढ़ा रहा हूं बेटा जी, त्रिज्या बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बाकी कारकों को मैं सीधा त्रिज्या से जोड़ूंगा, है ना। अपने पढ़ने का ये तरीका रहेगा, त्रिज्या एक एक चीज समझ लेना, क्योंकि आगे तो मैं सीधा त्रिज्या से जोड़ूंगा हर चीज को। ठीक है, आगे बढ़ो। और तुम कहोगे सर जेड इफेक्टिव को कैसे फील करें,
तो मैं बता देता हूं, जेड इफेक्टिव का मतलब है नाभिक का बाह्य तम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण। आप बताइए मुझे कि इस नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर अगर आकर्षण बढ़ा तो बेटा जी ये थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ नहीं घुस जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ आ गए तो ये बाह्य तम कोश अब यहां आ गया, यहां आ गया तो देखिए त्रिज्या कम हो गई। समझ रहे हो ना? तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें अब फील करना भी आना चाहिए, है ना। तीसरे कारक पर आ जाइए साहब। तीसरा कारक है परिरक्षण प्रभाव। अब अगर फील करोगे तो देखो इजीली समझ में आ जाएगा। परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैंने कहा था शॉर्ट में इसको बोलूंगा SE। क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव? तो तुम तो मुझे इतना सा बता दो वैसे तो कि शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ने का मतलब, चलो फील करते हैं। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब है अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर धक्का। सिंपली अगर मैं एकदम साधारण बात करूं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बेटा जी बाह्य तम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर धक्का देंगे तो बाह्य तम कोश थोड़ा सा और बाहर चला जाएगा, थोड़ा सा और बाहर चला जाएगा। इसका मतलब समझते हो क्या? इसका मतलब यह है कि त्रिज्या बढ़ गई, है ना। तो इसको ऐसे समझो कि जैसे जैसे शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा इसका मतलब है कि आंतरिक इलेक्ट्रॉनों का बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा। बोलो। और इससे क्या हुआ? इससे बाह्य तम कोश थोड़ा और बाहर चला गया और त्रिज्या बढ़ गई। तुम कहोगे सर ये तो फील करना हुआ, न्यूमेरिकली या फिर अपन फॉर्मूला टाइप में बात करें तब ये बात कैसे निकले? अरे सीधी सी बात है बेटा जी, शिल्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो आप बताओ जेड इफेक्टिव कम नहीं हो जाएगा क्या? कैसे? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा ही तो था, तो जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव कम हो गया तो यहां से बताइए त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उल्टा होता है ना, इसलिए। तो तीन फैक्टर बहुत इजीली निकल गए यहां से। अब बात आती है कि तीन फैक्टर्स के बाद में चौथा फैक्टर अगर अपन बात करें, चौथा फैक्टर अगर अपन बात करें लाएं तो वो क्या है? फोर्थ फैक्टर की अगर अपन बात करें वो है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट OS यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है। आप एक बात बताइए भैया, दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हो सकती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन पहले मुझे यह बताइए कि एक धनायन और उदासीन परमाणु, बात हो चुकी है इसलिए मैं पूछ रहा हूं, एक धनायन और उदासीन परमाणु में से धनायन छोटा होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका मतलब है धनावेश आने पर आकार में क्या आई थी? कमी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता चला गया था, है ना। तो धनावेश आने पर आकार में कमी आई तो यार धनावेश और ज्यादा बढ़ा दूं तो आकार और ज्यादा कम होता चला जाएगा। वही बात है। तो मैं कहूंगा कि जैसे जैसे बेटा जी सुन लेना, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और इसलिए आकार में क्या आएगी? कमी आएगी। ध्यान रख लेना अब। और इसी तरह से जैसे जैसे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी वैसे वैसे जेड इफेक्टिव में कमी आ जाएगी और इससे त्रिज्या बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो इससे त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो फाइनली क्या मैं त्रिज्या को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी बजाय पॉजिटिव चार्ज भी कह सकता हूं। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के तो व्युत्क्रमानुपाती और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के समानुपाती कह दूंगा। ये लो जी, क्लियर है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे ए है, ए की बजाय ए प्लस का आकार छोटा होगा, ए प्लस 2 का और छोटा होगा, ए प्लस 3 का और छोटा होगा। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ आकार में क्या आएगी? कमी। लेकिन इसके बजाय कहे कि ए माइनस के बारे में क्या कहना है? बड़ा होगा। ए माइनस 2 और बड़ा होगा, है ना।
और A-3 पूछे तो और भी बड़ा होगा। क्लियर है ना? तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ आकार में क्या आएगी? कमी। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के साथ साथ आकार में क्या आएगी? वृद्धि। क्लियर है? तो ये भी डिपेंडेंस ऑक्सीकरण अवस्था के साथ में हम बताएंगे। अब मैं इस चीज को कुछ क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकता हूं। अब बेटा जी वो क्वेश्चंस देखिए, 1 बाय 1 करके अगर अपन बात करें तो यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से किस अणु में मैंगनीज का आकार न्यूनतम होगा? ऐसा पूछ रहा है। और ऑप्शंस आपको दे दिए, जैसे KMnO4, K2MnO4, MnO2, MnCl2। न्यूनतम आकार कहां होगा? तो एक काम करो ना, तुम मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। यहां पे 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया +7, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आती है ना? ठीक है भाई, मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकाली? एक बार पोटेशियम का क्या मान लो? +1। मैंगनीज की क्या मान लो? X। एक ऑक्सीजन सामान्यतः है -2 इंटू 4 बराबर 0। इससे X की वैल्यू निकाल लो, तो X की वैल्यू +7 आएगी। इसी तरीके से यहां Mn की निकालोगे तो +6 आएगी। 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया +6। यहां पे 2 दूनी 4 +4, यहां +2। अब बताइए सबसे छोटा आकार कहां होगा? तो मैं कहूंगा जहां सबसे बड़ी पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था होगी, यानी KMnO4 आंसर आ गया। ठीक है ना? अब ऐसी स्थिति में अपन थोड़ा और आगे बढ़े तो इस पर एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन है ये रहा, निम्न में से किस अणु में हाइड्रोजन का आकार अधिकतम है? ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस दे दिए साहब, HCl, H2SO4, तीसरा कह दिया NaOH, और चौथा NaH। इनमें से किस में हाइड्रोजन का आकार अधिकतम है? कैसे बताओगे? यहां पे क्लोरीन पे -1, H पे +1। यहां पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखोगे तो +1 आएगी। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर तीसरा आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूं क्यों रे? तो क्यों कि सर Na पे +1 है और OH पे -1 है। अरे बावड़ो, OH पे -1 होने से पार नहीं पड़ेगी, हाइड्रोजन का क्या है? तो जरा देखो हाइड्रोजन की इसके अंदर क्या है ऑक्सीकरण अवस्था, ये कैसे पता चले? तो ऑक्सीजन तो क्या है? -2 होता ही है। हाइड्रोजन की क्या मान लो? X मान ली, और इसका मान किसके बराबर करो? -1। बेटा जी X की वैल्यू आ जाएगी वही +1 ही आएगी। इसका मतलब है NaOH में भी हाइड्रोजन +1 में ही है, समझ रहे हो? लेकिन लास्ट वाले में देखो NaH। अब यहां मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम किसका है? फर्स्ट ए का है ना, क्षार धातु है, और क्षार धातु हमेशा क्या रखता है? +1। तो बेटा जी Na पे +1 है तो H पे क्या आ गई? -1। इसलिए यहां पे कौन सा आंसर आ जाएगा? चौथा। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो परमाणुीय आकार को प्रभावित करेंगे। और भी मैं ले सकता हूं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट कर लिया, जैसे एस लक्षणों से रिलेट कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट कर लिया, संकरण से। लेकिन इन चीजों को यहां पे इन्वॉल्व ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग में आएगी, वहां पे अपने आप डिस्कस हो जाएगी। ओके,